या पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 शुरू किया था, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। वन डोमिनेंस पार्टी बोलता रहता हूँ बार बार, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें मैंने आपको ये कहानी बताई थी कि 1952 से लेकर 1967 तक जो है कांग्रेस ने डोमिनेट किया था पहले 3 जनरल इलेक्शंस में लगातार 15 सालों तक। उसके बाद भी कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जहाँ पे 15 सालों तक डोमिनेट किया जा रहा था, मतलब जहाँ पे मतलब टोटल देखा जाए तो 60-70 सालों तक कांग्रेस ने जो है हमारे इंडिया पे राज किया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी हमने जब शुरुआत करी तो मैंने ये बताया था कि डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया गया था। डिफ़िकल्ट पाथ यही था कि हमें डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी के बारे में बात करी गई, डाइवर्सिटी के बारे में बात करी गई, इस तरीके से ये सारा चूज़ कर लिया गया था। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बोला गया साथ के साथ अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बोल रहे थे, इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कांग्रेस ने डोमिनेट किया था पहले 15 इलेक्शंस में, उसका रीज़न क्या था मैंने आपको बताया था। वीडियो भी रिकॉर्ड करके मैंने आपको भेज दी थी, हाँ भेज दी। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया था कि उसका रीज़न था कि कैरिस्मेटिक लीडर थे, इनहेरिटिंग द नेशनल मूवमेंट लेगेसी, उसके बारे में बताया गया था। ये सब चीज़ें बताई, कांग्रेस कितनी सीटों से जीती उसके बारे में बताया, और एफपीटीपी सिस्टम के बारे में बताया। उससे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कांग्रेस जो इलेक्शन का पूरा रोल था, उसके बारे में इन्होंने बताया कि कितना बड़ा एक्सरसाइज था, इतने बड़े लेवल पे किया गया था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करके बताई थी। अब जो है पेज नंबर 33 पे देखोगे तो ये पिछली क्लास में हमने नहीं किया था, कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, ठीक है। तो फॉर योर रेफरेंस मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ सीट, लिख लेना, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ सीट्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो कि केरला की थी, सीपीआई केरला के। उसी का डिस्क्रिप्शन ये बॉक्स में, यहाँ पे ग्रे कलर का बॉक्स देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है, पेज नंबर 33 पे ये आपको करना है, कम्युनिस्ट विक्ट्री। इसमें से ऑब्वियसली पूरा लिखने को कभी नहीं है, पेज नंबर 33 पे दिशा, कोई बात नहीं, वो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। ओके, तो कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और विच सेज दैट कि सीपीआई जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ सीट, जो कि केरला से जीतती थी, वहाँ पे कांग्रेस नहीं थी, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि कम्युनिस्ट विक्ट्री जब वहाँ पे हुई तो यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस को जेलसी हुई, ठीक है, और कांग्रेस ने जो है इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। वहाँ पे डिसमिस करने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। कहते हैं 1957 में कांग्रेस पार्टी जो है केरला में हार गई थी। इस असेंबली इलेक्शन में जो 1957 मार्च में हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हासिल करी केरला लेजिस्लेचर में। पार्टी को जो है 126 सीटों में से 60 सीट्स मिली, 60, और उसको 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी जो है वहाँ पे सपोर्ट था। गवर्नर ने इनवाइट किया ईएमएस नंबूदरीपाद, ये लीडर थे इसके, वन मार्कर मैच द फॉलोइंग, ये आया हुआ है, तो ये प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ईएमएस नंबूदरीपाद जो कम्युनिस्ट लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर थे, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उनको बुलाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, ये भी मार्क कर लेना, पहली बार पूरे दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू आई थी। अब ये इसमें खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ पे होती है वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते हैं। चाइना, रशिया, ठीक है, एग्जाम्पल रहे हैं, चाइना तो आज भी है, ठीक है। तो वहाँ पे ये हमारे इंडिया में जो है इलेक्शंस के फॉर्मेट के थ्रू आए थे, विच वॉज वेरी डिफरेंट, तो ये मार्क कर लीजिएगा। अब क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हार गई तो उसने लिबरेशन स्ट्रगल छेड़ दिया वहाँ पे कि भैया जो है किसी न किसी वजह से जो है हम केरला की जो पार्टी है सीपीआई को हटा दे। सीपीआई पावर में आई थी, उसका पर्पस ये था कि हम यहाँ पे जो है अच्छी पॉलिसीज लेकर आएंगे, अच्छी, ठीक है, हमारे अपने जो स्टेट है हमारा, उसके लिए हम अच्छे से काम करेंगे, इस तरीके से उन्होंने बोला था। और कम्युनिस्ट ने ये क्लेम किया कि जो एजिटेशन है इसमें जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या कुछ है, एग्जैक्टली कि कोई कहानी इनको नहीं पता थी, तो उस तरीके से भी उन्होंने बोला एजिटेशन ज़बरदस्ती का क्रिएट किया हुआ है। 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो उसके पास उस टाइम पे पावर भी थी, उन्होंने जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को केरला के अंदर डिसमिस कर दिया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 356 का यूज़ करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने उसको जो है डिसमिस कर दिया। और ये जो डिसीजन था बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था, 1 मार्कर,
ये जो डिसीजन था ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, बिकॉज पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर का मिसयूज किया गया है। अब ऑल दो लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी तो लगी थी 1975 में, वो उस टाइम पे मिसयूज था, बट पहला मिसयूज यहीं पे हो गया था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करके एक स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। अब ये नहीं होता है, उस टाइम पे ये प्रोविजन था, ठीक है। तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ है, आपके ईयर, कितनी सीटें वो जीते, कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर कौन था, EMS नंबूदरी-पाल, ठीक है, इस तरीके से। उधर हमने आंध्र प्रदेश का स्ट्रगल पढ़ा था, पोटी श्रीरामुलु, इधर EMS नंबूदरी-पाल है। तो मतलब सारे फिनोमिना जो हमारे पेट की गड़बड़ वाले हैं वो नाम में यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ओके। सारे लोग हैं यहाँ पे आज, या तो ये आपका पूरा टॉपिक था, द नेचर और द कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। और इसके साथ साथ आप रिवर्स पेज पे आइए, तो भाई ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, पेज नंबर 31 पे ये मैप दिया हुआ है। 31 पे ये मैप आप मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नीचे आप देखोगे तो आपको 52 बार ग्राफ बना रखा है, 52, फिर 67, 57, 62। क्या मार्क करना है? पेज आवाज़ नहीं आ रही मेरी पलक? नहीं सर, वो थोड़ी ब्रेक हो गई थी तो अच्छा, समझ में नहीं आया कि क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पेज नंबर 31 पे मैप है, ये मैप, ये वाला, ठीक है। इसके नीचे बार ग्राफ दिया हुआ है और बार ग्राफ 52, 57, 62 का है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पहले जनरल इलेक्शन में जो है कांग्रेस जीती थी 364 सीट्स 489 में से। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी CPI, आपको लग रहा होगा 37 वाली सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है। IND का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, तो वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक छोटा सा ना, इधर ये मैप के राइट हैंड साइड पे देखोगे तो एब्रीवेशंस का यूज़ कैसे किया गया है उसके बारे में बता रखा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है जी। इट्स टू छोटा, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लो, छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में भी यही हुआ। सेकंड वाला देखोगे तो सेकंड वाले में कांग्रेस जीती थी 371 और CPI जीती थी 27, तब भी सेकंड लार्जेस्ट थी। 62 में देखो कांग्रेस की 361 सीट्स थी 494 में से, और तब भी CPI जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का डेटा याद रखना है, ठीक है। मतलब वैसे यूजली फर्स्ट का ही आया है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये याद रखना, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई, ओके। अब आप आ जाओ सीधा पेज नंबर 35 पे, पेज नंबर 35 बाद में करेंगे। अब यहाँ पे जो आपके सामने टॉपिक है वो है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि कांग्रेस ने 15 सालों तो कैसे डोमिनेट किया पहले 3 जनरल इलेक्शन में, यहाँ पे उसके नेचर के बारे में बोला गया है, कैसे डोमिनेट एक्चुअली में किया गया है। तो इसमें इन्होंने बताया कि कांग्रेस का सोशल आइडियोलॉजिकल कोएलिशन था। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि कांग्रेस जो है फैक्शंस को मैनेज कर लेती थी, वो क्या है अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एक्चुअली में क्या है। एक सेकेंड, आप पानी पीने तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया जो है ये सिर्फ एक कंट्री नहीं थी जहाँ पे सिर्फ एक किसी पार्टी का, वन पार्टी का डोमिनेंस हमें देखने को मिला। अब ये बोलने का मतलब क्या है, चैप्टर का नाम भी है वन पार्टी डोमिनेंस है, तो मतलब यही बता रहे हैं यहाँ पे कि कांग्रेस ने लगातार इस टाइम पे 1952 से लेकर 1967 तक जो है डोमिनेट किया था इलेक्शन में। अब वो डोमिनेट करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि इलेक्शंस के अंदर उन्होंने कुछ रिगिंग करी हो, ठीक है, मैनिपुलेशन करी हो और जीतते हुए आए हो। डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते थे बल्कि हालांकि अच्छे खासे माहौल में, और उसके बाद जो है ये जीतती आई लगातार। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये लोगों का ट्रस्ट था। एक सेकेंड, इसको हम कह सकते हैं लोगों का ट्रस्ट था ये, ठीक है, इस तरीके से। और जो है
कांग्रेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे जिसकी वजह से कांग्रेस को एक अच्छा पुश मिलता रहता था। ठीक है, इसके बारे में बताया। तो कहते हैं इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं थी जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस था। अगर हम आसपास अपने देखें तो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल वन पार्टी डोमिनेंस के मिल जाते हैं। क्रूशियल डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है इंडियन एक्सपीरियंस का बाकी सारे केसेस का, वो क्या कहते हैं, बाकी सारे केसेस में डोमिनेंस जो है एक पार्टी की इंश्योर की जाती थी बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। तो ये आप अपनी कन्वीनियंस के लिए बुक के ऊपर लिख लो। इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो होती थी, ठीक है, तो डोमिनेट किया गया। इंडिया फॉलोड, लिख लो, इंडिया फॉलोड डेमोक्रेसी, दैट इज वाई कांग्रेस डोमिनेटेड फॉर 15 years. India followed democracy, that is why Congress dominated for 15 years continuously. And in rest of the countries या फिर in other countries democracy was compromised. In other countries democracy was compromised. That is why one party dominated. That is why one party dominated. Democracy was? In other countries, democracy was compromised. That is why one party dominated. So, जो आपने अभी स्टेटमेंट लिखाई है उसका मीनिंग तो सेम ही है। इंडिया फॉलोड डेमोक्रेसी एंड कांग्रेस डोमिनेटेड, मतलब एक पार्टी डोमिनेट कर रही है, एंड इन द अदर कंट्रीज डेमोक्रेसी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, देन आल्सो वन पार्टी डोमिनेटेड। आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कनिका। मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिखाई है ताकि ना वो देखो तो याद आ जाए, क्योंकि ना ये क्वेश्चन आता है 2 and 4 मार्कर का, जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है कनिका। वन पार्टी डोमिनेटेड, हाँ जी। ओके, तो कनिका ने मुझसे ही क्वेश्चन पूछ लिया। एक्चुअली में मेरे को बच्चों से पूछना था, चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। एनीवे, थैंक यू कनिका। तो मेरे को पूछना ही था कि इसका मतलब क्या था, तो कनिका ने अपना एज अ डाउट पूछ लिया, बट मैं आपको बता भी देता हूँ ये क्या था। एक सेकेंड। तो एक्चुअली में अब इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते थे, बाकायदा उसमें लोग वोट डालने जाते थे, आपका कोई रिप्रेजेंटेशन करता था, वो जीतता था। तो कांग्रेस लगातार 15 सालों तक जीतती हुई है। बाकी सारी कंट्रीज में क्या था, डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज थी, या तो नहीं थी या उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता था, मैनिपुलेशन, रिगिंग वगैरह चलती थी। वहाँ पे एक पार्टी डोमिनेट करती हुई आ रही थी। जैसे उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक स्पेनिश मैक्सिको की रिपब्लिकन पार्टी थी, वहाँ पे खुद ही वो खुद को इलेक्ट करते थे, दिखा देते थे इलेक्शन हो रहे थे, खुद ही बस अल्टीमेटली जीतते वही थे। एक आध बार ही ऐसा देखने को मिलता था, एंड वो कॉन्टिन्यूसली 70 सालों तक उन लोगों ने डोमिनेट किया। सिर्फ एक पार्टी ने। वहाँ पे इलेक्शंस भी नहीं होते थे प्रॉपरली, ठीक है। ये स्टेटमेंट का मतलब है जो यहाँ पे देखा है। तो कहने का मतलब ये है, इंडिया में इलेक्शंस के फॉर्मेट में डेमोक्रेसी थी, बाहर इलेक्शन तक भी नहीं थे, और अगर थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी उसका भी बुरा हाल था। इसलिए जो पार्टी स्टैब्लिश थी, ठीक है, चाहे वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नॉमिनल जो है डेमोक्रेसी थी या मोनार्की के रूल में थे, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पे हमारे हाथ से पावर हमारी जाए। इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। कहते हैं चाइना, क्यूबा, सीरिया, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन क्या परमिट करती है कि आप सिंगल पार्टी ही रखोगे अपनी कंट्री में। कुछ कंट्रीज है म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड अर्ट्रिया, एंड इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। तो यहाँ पे लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स की वजह से है, अंडरलाइन कर लेना, जस्ट फॉर रेफरेंस, बोर्ड में नहीं आया, पता रहना चाहिए। Until a few years ago, Mexico, South Korea and Taiwan are also effectively one-party dominant states. What distinguished the dominance of Congress party in India from all these cases was it happened under democratic conditions. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमारे यहाँ पे जो है डोमिनेंस अगर एक पार्टी का रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक कंडीशंस, ठीक है। एंड मैनी पार्टीज, जैसे इन्होंने बोला, many parties contested elections in condition of free and fair election and yet the Congress managed to win election after election. तो मतलब साथ के साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसी पार्टीज थी जो कि कॉन्टेस्ट करती थी इलेक्शन, उसके बावजूद भी कांग्रेस वहाँ पे जीतती हुई आई, ठीक है, इस तरीके से। एंड दिस वाज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विच हैज एंजॉयड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड, ठीक है। तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखवा दी वो तो लिखवाई दी, ठीक है। और इसके आगे आप यहाँ पे लिख लेना
क्वेश्चन आता है इसलिए वन पार्टी डोमिनेंस वर्सेस वन पार्टी डोमिनेंस। अच्छा मुझे वो याद नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बाद में लिख पाता हूँ, कोई नहीं। वन पार्टी डोमिनेंस वर्सेस वन पार्टी डोमिनेंस, मेरे को ना वो स्टेटमेंट याद नहीं आ रही डोमिनेंस। एनीवे चलो मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इन्होंने नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में यहाँ पे बताया। ठीक है, अब आगे आप आते हो तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इन्होंने किया हुआ है, वही बात जो पीछे इन्होंने एक्सप्लेन करी थी कि इसकी कांग्रेस के सक्सेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कांग्रेस को सक्सेस इसलिए मिली थी क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसका। ठीक है, कांग्रेस जो है इनहेरिटर था नेशनल मूवमेंट का, इसको अंडरलाइन कर लेना दोबारा ताकि याद रहेगा। नेक्स्ट पेज पे 36। हाँ, तो रूट्स ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस ऑफ कांग्रेस गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस जो है इनहेरिटर था नेशनल मूवमेंट का, कई लीडर जो है फोर फ्रंट में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और ये लोग जब ये हुए तो ये लोग कांग्रेस के कैंडिडेट बने, तो वो लोग जो है इलेक्शन जीते गए। कांग्रेस जो है वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, तो इसमें इन्होंने बोला कि और कोई किसी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचता, इन द मीन टाइम कांग्रेस अपना काम करके आगे बढ़ चुकी होती थी क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज थी, बहुत बड़े लेवल पे थी और कांग्रेस बहुत पुराने टाइम से बैठी थी। तो कोई अगर सोचता भी कि क्या करना है, कांग्रेस ऑलरेडी कैंपेन स्टार्ट कर देती थी। इनफैक्ट कई पार्टीज इन्होंने बोला विच वॉज फॉर्म्ड अराउंड इंडिपेंडेंस और आफ्टर दैट दस द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी इसको बोला जाता है। एंड बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पार्टी हैड नॉट ओनली स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री एज वी हैव सीन इन मैप्स, but also had an organizational network down to the local level. Most importantly, as the Congress was still recently a national movement, its nature all inclusive, all these factors contributed to the dominance of Congress party only. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया कि चाहे कोई आया, उसने स्ट्रैटेजी सोची, कांग्रेस अपना काम करते हुए आगे बढ़ती थी, इनहेरिटर थी नेशनल मूवमेंट की, और फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने काफ़ी साथ दिया, इसलिए लोगों से लोग एसोसिएट कर पाते थे, आम जनता, उनको लगता था ये लोग हमें अच्छे से चला पाएंगे, तो उनको दिया गया, और कांग्रेस को हमेशा से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट कांग्रेस जो है ऑल ओवर द इंडिया फैली हुई थी, उसका भी जो है हमें यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिला। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो ये नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस था। इसके आगे भी अभी मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन क्वेश्चन आया शायद दिशा ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिशा, तुम्हारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुम्हारे क्वेश्चन में ही है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट इस टाइम की बात है, बट ये जो है पहले भी होता था। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसको ज़्यादा सीटें मिलती हैं, वही जीतता है। अब जैसे बीजेपी है, 2014 में आई, 2019 में फिर आ गई, तो अब इसको क्या है, क्योंकि वोट मिल रहे हैं ज़्यादा और सीटें मिल रही है ज़्यादा, तो अब ये आने वाले टाइम में ऐसे डोमिनेट करके चलेंगे। ऐसे ही कांग्रेस को बहुत सारी पार्टी होती है क्योंकि लोग एसोसिएट नहीं कर पाते। अब बहुत सारी पार्टी है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें बीजेपी पता है, हमें आम आदमी पार्टी पता है, हमें जो कांग्रेस पता है, और गिनती चुनती की कुछ पार्टीज होंगी वो पता है। किसी को पता है कि लोगों के जो लोकल लेवल्स पे जो कैंडिडेट लड़ रहे होते हैं, तो किसी का सिंबल होता है गाड़ी, किसी का स्कूटर, किसी का झाड़ू, ये झाड़ू तो आम आदमी पार्टी का, किसी का घड़ी। ठीक है, इस तरीके से तो ये लोग छोटे छोटे पार्टीज हो रही होती है, बट इनसे कोई एसोसिएट नहीं कर पाता, और ऑब्वियसली नेटवर्क नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। तो ये एक इशू वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए जिस पार्टी को इलेक्शन जिससे लोग एसोसिएट कर पाते हैं, तो भी जो है वहाँ पे वो चीज़ होती है। बट CPI वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, सो बाय ओनली कांग्रेस। CPI इसलिए था लार्जेस्ट पार्टी बिकॉज केरला में एंटी हिंदी सेंटिमेंट ज़्यादा थे, हिंदुज़म हिंदी को लेकर वो लोग जो है प्रो नहीं थे, और वहाँ पे वो फील नहीं करते थे कांग्रेस के सिस्टम पे, इसलिए CPI वहाँ पे ज़्यादा रहती थी। ठीक है, तो वो लोग एक दूसरे को यही समझते थे कि हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से, आज भी वहाँ पे जो उनकी रीजनल पार्टी है वो ज़्यादा काम इफेक्टिवली करती है रादर देन जो हमारी सेंट्रल पार्टीज है। ठीक है, ये सब आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो ये नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस था। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। अभी सामने होते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे कर करके भी समझा देता, बट मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इम्प्लीमेंट करता हूँ। थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट मिल जाता है तो ईजी रहता है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लीजिएगा। तो नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस तो हमें समझ आ गया कि किस तरीके का इन्होंने रहा, और इन्होंने ये भी बता दिया कि वन पार्टी डोमिनेंस कैसा रहा।
कैसे इन्होंने डोमिनेट किया और डिफरेंस क्या रहा डेमोक्रेसी में और कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी में। अब जो है जैसे आगे इन्होंने बोला है जो नेचर के बारे में, इन्होंने बोला कि कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल और सोशल कोलिशन भी था, प्लस कांग्रेस जो है कुछ फैक्शंस को भी मैनेज कर लेती थी। ठीक है, अब ये क्या था इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन क्या कहता है। सबसे पहले इन्होंने बोला ये सबसे बड़े दो फैक्टर थे कांग्रेस के जिसकी वजह से कांग्रेस ने डोमिनेट किया। कैसे? सोशल लेवल पे सबसे पहले इन्होंने बोला सोशल लेवल पे हर कैडरी का बंदा, हर कैटेगरी का बंदा कांग्रेस के अंदर था। अमीर था, गरीब था, ठीक है, या जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जस्ट थोड़ा सा पढ़ देता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि चाहे वो फार्मर है, चाहे वो पेजेंट है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे अर्बन डिवेलर है, चाहे विलेजर है, वर्कर है, ओनर है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, सब लोगों को कांग्रेस में जगह मिली। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल कोएलिशन। ठीक है, जब सारे इंसान को, लोगों को जगह मिल गई, तो क्योंकि और कोई पार्टी थी नहीं, जब और कोई पार्टी थी नहीं, देश की आज़ादी दिलाने में भी कांग्रेस ने ही मदद करी, तो लोगों को यही फील होने लग गया कि इसके बेटर कुछ नहीं हो सकता, तो सारे लोगों को कांग्रेस ने जगह दी अपनी पार्टी के अंदर। तो ये सबसे बड़ा कोएलिशन हुआ। कोएलिशन मतलब जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं, इसको कोएलिशन हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये सोशल कोएलिशन हुआ, ये कांग्रेस को फायदेमंद पहुंचा, फायदा इसके से कांग्रेस को पहुंचा। आइडियोलॉजिकल कोएलिशन क्या था कि ना हर एक डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजी इंसान की होती है। जैसे हम लोग क्लास ले रहे हैं और आप देखोगे हम सारे लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी, तो कोई पैसिफिस्ट होगा, कोई रेवोल्यूशनरी होगा, कोई एक्सट्रीमिस्ट होगा, ठीक है, कोई लिबरल होगा, कोई कंजर्वेटिव होगा, कोई सोशलिस्ट होगा, कोई कैपिटलिस्ट होगा, हर तरीके का। उसमें भी इन आइडियोलॉजी वाले लोगों को भी कांग्रेस में जगह मिली। तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, चाहे रेवोल्यूशनरी है, पैसिफिस्ट है, कंजर्वेटिव है, रेडिकल है, मॉडरेट है, राइट है, लेफ्ट है, कोई भी किसी तरीके का बंदा हो वो कांग्रेस में आ सकता था। और कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पे अलग अलग लोग जो है, अलग अलग रीजन, अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ यहाँ पे जुड़ रहे थे। ये दो सबसे पहले फैक्टर थे जिसकी वजह से कांग्रेस को एक बहुत ज़्यादा अच्छा पुश मिला। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई, विच इज़ वेरी ईजी। ठीक है, इसमें आपका जो मेजर पॉइंट वही बनता है, एक्सप्लेन इन्होंने प्रॉपर्ली किया हुआ है। बिकॉज जैसे आपका जो डोमिनेंस का लिखना होता है कि कांग्रेस ने क्यों डोमिनेट किया, तो नेचर लिखोगे पहले, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने क्यों डोमिनेट किया, फिर सोशल आइडियोलॉजिकल कोएलिशन लिखोगे एंड टॉलरेंस और मैनेजमेंट फैक्शन लिखोगे। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इंडिपेंडेंटली भी आ जाता है कांग्रेस एज अ सोशल आइडियोलॉजिकल कोएलिशन 4 मार्कर में, बट फैक्टर्स के ही आता है, ये फैक्टर ही पढ़ रहे हैं एक्चुअली, ये फैक्टर ही है। ठीक है, तो एक तरीके का ये फैक्टर भी है। तो इसमें इन्होंने बताया कि हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ा है। कांग्रेस 1885 में एज अ प्रेशर ग्रुप आई थी एक एजुकेटेड प्रोफेशनल और कमर्शियल क्लासेस के लिए एज अ मूवमेंट इन 20th सेंचुरी, और इसकी वजह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी, इसने जो है पॉलिटिकल सिस्टम में डोमिनेट किया। कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी बनी जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग पहुँचे, अपर कास्ट के लोग, अपर मिडिल क्लास और अर्बन एलीट। बट जैसे जैसे कोई भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आता था हमारा, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसका सोशल बेस थोड़ा सा बढ़ता चला गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते चले गए। इसमें हर तरीके के लोग थे जो कि शायद जो कॉन्ट्राडिक्टरी थे और जिसके इंटरेस्ट भी सेम थे। कई लोग थे, पेजेंट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब पेजेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट की बनती नहीं है, बट यहाँ पे इकट्ठे हुए अर्बन डिवेलपर्स थे, विलेजर्स थे, वर्कर थे, ओनर थे, मिडिल क्लास, लोअर कास्ट, अपर कास्ट वाले लोग, सब लोग यहाँ पे थे। ग्रेजुअली हर इंसान को यहाँ पे जगह मिली, ग्रेजुअली इसका लीडरशिप बहुत बढ़ता चला गया, बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल्स टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विद रूरल ओरिएंटेशन, एंड बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म इनटू रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड वेरियस इंटरेस्ट। तो ये मार्क कर लीजिएगा, रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन का मतलब क्या होता है, आपसे पूछ लेते हैं 1 and 2 मार्कर। What do you mean by rainbow like social coalition? Which means that Congress was transformed into it, representing India's diversity in terms of classes, caste, religion and languages and various interests. ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल कोएलिशन। आई बात डायरेक्शन समझिए। फिर इन्होंने जो है आइडियोलॉजिकल कोएलिशन के बारे में बताया। ठीक है, आइडियोलॉजिक, और वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी दिया है, पर यहाँ पे जो प्रॉपर्ली लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं कि मैनी ऑफ द ग्रुप्स merged their identity within the Congress. Very often they did not and continue to exist within the Congress as groups and individuals holding different beliefs. सबके अलग अलग आइडियोलॉजी है। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं लोटस सर्कल पे है,
मेरी एक अपनी आइडियोलॉजी जिससे मैं चलना चाहता हूँ, बट सारे लोग ऑब्वियसली उस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे। तो कोई किसी आइडियोलॉजी का होगा, कोई किसी आइडियोलॉजी का होगा, बोलेगा सर को ये ऐसे पढ़ाना चाहिए, सर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, सर ऐसा करना चाहिए, सर वैसा करना चाहिए। सब लोगों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, बट सबको जगह मिली हुई है, सबके व्यू पॉइंट एक्सेप्टेड यहाँ पे किए जाते हैं। ऐसे ही कांग्रेस ने किया। इस सेंस में कांग्रेस जो है आइडियोलॉजिकल कोएलिशन भी थी, उसमें रेवोल्यूशनरी हो, पैसिफिस्ट हो, कंजर्वेटिव हो, रेडिकल हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, मॉडरेट हो, राइट हो, लेफ्ट हो, सब लोगों को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया। कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, interest and even political parties to take part in the national movement. In pre-independence days, many organizations and parties with their own constitution and organization structure were allowed to exist within the Congress. क्योंकि और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो जैसे दिशा का एक पॉइंट आया था, कई ऐसी पार्टी थी जिसके सबके ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स अलग थे, बट वो स्टिल कांग्रेस के अंदर थी, क्योंकि उनको आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है, क्योंकि और कोई पार्टी थी नहीं। ठीक है, कोई और पार्टी थी नहीं, वो चीज उन्होंने बताई। सो सम ऑफ दीज लाइक द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेटर सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस एंड बिकेम ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, एंड डिस्पाइट डिफरेंसेस रिगार्डिंग द मेथड, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, द पार्टी मैनेज टू कंटेन इफ नॉट रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड बिल्ड अ कंसेंसस। तो कॉन्फ्लिक्ट, आप ये सोचोगे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था। ठीक है, इतने आप खुद सोचो, इतने सारे लोग, इतने सारे सोशली बैकग्राउंड से, इतने सारे सोशल बैकग्राउंड से, इतने सारे आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? होएगा, कॉन्फ्लिक्ट था। तो कांग्रेस क्या करता था? कंटेन करके चलता था कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसा है चलने दो, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाता था। इसकी वजह से कांग्रेस का बेस वाइडन अप होता गया, पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। ये बहुत बड़ा रीजन बना जिसकी वजह से वो 15 साल तक लगातार उन्होंने डोमिनेट किया। ठीक है, ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, ये तो सबसे पहली चीज यहाँ पे होगी। तो ये था सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो यही क्लियर कर ले। सोशल कोएलिशन नहीं समझ आया, आइडियोलॉजिकल कोएलिशन नहीं समझ आया, या कोई स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस समझ नहीं आया? सर एक बार फिर से बता दो। क्या 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 फिर से बता दूँ? हाँ जी सर। दिशा बहुत बड़ा है, मैं आगे वाला बता देता हूँ। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, नॉट टू वरी, मैं तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ, ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें से? हाँ, वो आएंगे। अभी मैं पहले चैप्टर खत्म कराऊंगा, क्योंकि ये अदर पार्टीज के बारे में है। पहले चैप्टर खत्म होएगा, फिर इसके ऊपर आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सर दीपिका की क्लास वो बंद हो गई कह रही है। दीपिका दिख रही बट यहाँ पे उसका बंद हो गया कह रही है। बंद हो गई? नहीं, मेरी तो चल रही है क्लास। उसको बोला तो कह रही क्लास चल रही है कि मेरी बंद हो गई। पता नहीं, यहाँ से तो चल रही है, मैंने तो नहीं बंद करी। सर ट्वेल्थ ब्रेक कर लिया। हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। दीपिका तेरी आवाज आ रही है, सर की नहीं आ रही है। अच्छा, पता नहीं मेरी बंद हो गई थी बीच में। दीपिका आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये था इसका सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। आई होप क्लियर हो ये सोशल वाला बस जो सोशल बैकग्राउंड्स हैं उसके रिलेटेड कोएलिशन उन्होंने बताया कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जिस मर्जी तरीके का इंसान हो, सारे सोशल बैकग्राउंड के लोगों को कांग्रेस ने अपने पार्टी में जगह दी। दो, और सेकंड उन्होंने बोला जितनी भी आइडियोलॉजी थी लोगों की डिफरेंट, उन लोगों को भी कांग्रेस में जगह मिलेगी थी। जस्ट ये है, इसको आप कट शॉर्ट करके लिख सकते हो तो आंसर का कंटेंट पूरा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है पूरा लिखना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना भी पड़ता है। ठीक है, वो तो बात की बात है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो मैं बता दूंगा। सेकंड जो है अभी हमारे पास है तो ये कवर हो जाएगा। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस के बारे में भी बात करिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देना। ये आगे भी एक्सप्लेन किया जाएगा फैक्शंस के बारे में। तो ये सेकंड बहुत बड़ा फैक्टर था, ठीक है, कह सकते हैं, जिसमें कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने डोमिनेट किया। फैक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें एक्चुअली क्या था कि हाँ मान्या, बहुत ज्यादा कट रही है बीच में। मेरी आवाज़ कट रही है? नहीं, मैंने नहीं बताया। एक मिनट रुको। अब ठीक है आवाज़?
सब फ्लो में बैठा, अभी सब अभी करा आप रिवीजन शुरू करोगे ना? मिड टर्म में मैं अपने हिसाब से ही चलूँगा। अभी मैं देखता हूँ क्योंकि स्कूल खुलेंगे तब देखेंगे अभी क्या है, बाकी तो फ्लो तो जो है वो तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो पे चैप्टर हो गया हाँ सर, फिर मिड टर्म में पेपर आ रहे इसमें करना। अभी तो देखो जैसे ऐसे अचानक नहीं हो पाएगा, आप बोलोगे तो जो भी फ्लो में है वो निपटाओ, फिर देखते हैं क्योंकि रिदम वाइज ही चलूँगा ना, बीच में ऐसे करा दूँ क्योंकि अभी सब लोगों के मिड टर्म है। कुछ सोचो तो मैं तुम बोलोगे कि सर ये रह गया तो वो दोबारा करा दूँ, वो पॉसिबल नहीं। हाँ देखो अगर सेम होएगा तो वो सब मैं दोबारा कराऊंगा ही कराऊंगा, वो तो करा नहीं। अभी देखो ना स्कूल का भी तो नहीं पता है ना, कब पेपर लेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। प्रेयर तो करके रखना ही पड़ेगा, थोड़ा खुद समझने में तो है। वो तो कराऊंगा नहीं सर, कराऊंगा, सारा रिपीट होएगा, आराम से होएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, वो बंद ही हो गया था। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। ठीक है Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बंद हो गया था मेरा ना, नेट नहीं है, यहाँ का वाईफाई नहीं चल रहा है। ये तो वाईफाई ने बेड़ा गर्क किया हुआ है यार, दिमाग खराब हो जाता है। टॉलरेंस एंड वैल्यू के फैक्शन में बताया तो बेसिकली होता क्या था कि ना ये कांग्रेस की विक्ट्री का एक बहुत बड़ा रीज़न बना फैक्शन क्या था, कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे जो कि रहते थे कांग्रेस के अंदर ही, इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती थी और ये कॉन्ट्राडिक्ट भी करते थे। जैसे इन्होंने पीछे मेंशन कर ही दिया था कि जो आइडियोलॉजिकल कोएलिशन या सोशल कोएलिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर हम आइडियोलॉजी देखें। अब होता क्या था कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना चाहते थे, बट क्योंकि और कोई दूसरा स्पेस नहीं था जहाँ पे वो जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, तो वो कांग्रेस के अंदर रह के ही काम करते थे। अब होता क्या था, जैसे मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, आप सारे लोग हो, आप सारे मेरे अंडर हो क्योंकि आपको जगह नहीं मिली। अब क्या है, दीपिका, दिशा, वान्या, कनिका, मुस्कान, वर्णित, ये सारे अलग अलग लोग हैं, डेलेसा, आराध्या, सब लोग अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, कहीं जा नहीं सकते मुझे छोड़कर, मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो। इलेक्शन में मैंने आपको खड़ा कराया, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है, जीत आप रहे हो, रहना नहीं चाहते पार्टी में, जीत आप रहे हो, फायदा किसका हो रहा है, मेरा एज अ कांग्रेस। ये फैक्शन का रोल होता था इस तरीके से। फैक्शन का एक एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो हमें आगे देखने को मिलती है, बट यहाँ पे जो रोल था वो इस तरीके से बताया गया। बट जो लोग रहना नहीं चाहते थे वो रह रहे थे, वोट पड़ते थे, उनको फायदा होता था कांग्रेस को, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो डिफरेंसेस का फायदा कांग्रेस उठा के चलती थी यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा था। तो कहते हैं कोएलिशन लाइक जो कैरेक्टर है, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अनयूजुअल स्ट्रेंथ मिली। पहले कोएलिशन जो है अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट, सब लोगों को लेकर आए। देयरफॉर ये किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन को जो है अपने सामने नहीं रखते थे, या फिर एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इशूज, तो बैलेंस बना के भी चलते थे। कॉम्प्रोमाइज़ और इंक्लूसिवनेस इनकी एक हॉलमार्क रहता था, तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जी और सबको इंक्लूड कर लिया तो सही चलता था। और ये जो स्ट्रैटेजी थी इसकी वजह से अगर कोई भी ऑपोजिशन था वो डिफ़िकल्टी में आ जाता था। कोई ऑपोजिशन एक मोटिव सोचती कि हम इस तरीके से काम करेंगे, वो ऑलरेडी जो है कांग्रेस के अंदर पहले से उस पार्टी के अंदर वो सोच के बैठी होती थी। मतलब आप कोई और सोच रहे हो, कांग्रेस उसको पहले से इम्प्लीमेंट करके बैठी होती थी, एंड ये चीज़ वहाँ पे चलती रही। सेकेंडली, इन अ पार्टी जहाँ पे कोएलिशन नेचर था, इंटरनल डिफरेंसेस का जो टॉलरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। अब जैसे क्या है, मैं एज सीनियर पार्टी लीडर हूँ, बट आप लोगों के साथ जो है डिफरेंसेस चल रहे हैं मेरे, या जिस तरीके से मैं उसको मैनेज करके चलूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे छोड़ के ना जाओ, तो इंटरनल डिफरेंसेस को मैनेज कर लिया जाता था, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। कांग्रेस ने दोनों चीज़ें करी, डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यू डूइंग दिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। दैट इज वाई इवन इफ अ ग्रुप, ध्यान से सुनना, दैट इज वाई इवन इफ अ ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टी और विद शेयर ऑफ पावर, it would remain inside the party and fight the other groups rather leaving the party and becoming an opposition। तो वो निकल के कहीं नहीं जा सकता था क्योंकि आप लोगों के पास चॉइस नहीं थी। जब चॉइस नहीं थी तो आप पार्टी के अंदर ही रह जाते थे, और चाहे अपोजिंग थॉट्स क्यों ना हो, कांग्रेस के अंदर रह के ही आप मैनेज कर रहे हो। एंड दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड एज फैक्शंस। इसको यहाँ पे फैक्शंस का नाम दिया गया। द कोएलिशनल नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड इन फैक्ट एनकरेज वेरियस फैक्शंस। तो ज़बरदस्ती कांग्रेस ने टाइम टू टाइम फैक्शंस को जो है बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे कांग्रेस को फायदा होता था। सम ऑफ दीज फैक्शंस वर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन, बट वेरी ऑफन दीज फैक्शंस वर रूटेड इन पर्सनल एम्बिशन एंड राइवलरीज। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, इंटरनल फैक्शनिज्म बिकेम अ स्ट्रेंथ
ऑफ द कांग्रेस। फैक्शन से जो है कांग्रेस को ज़्यादा फायदा हुआ, एंड सिंस देयर वाज रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस फैक्शन टू फाइट विद ईच अदर, इट मेंट दैट द लीडर्स representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party। तो आप पार्टी में रहकर अलग अलग आइडियोलॉजी फॉलो कर पार्टी में लड़ते रहो, पर पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते। क्या पार्टी कीजिए, मज़ा आ गया। और ये जो मैं मज़ा है सबको देना चाहता हूँ। तो ये कांग्रेस ऐसा उस टाइम पे बोला करती थी, क्योंकि कांग्रेस को उससे फायदा हो रहा था। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूनिट ऑफ कांग्रेस वर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस। These factions took different ideological position, making the Congress appear as a grand centrist party। लोग बोलते थे यार मैं तो ये फॉलो करता हूँ। अब जैसे क्या है, वानिया रिप्रेजेंट कर रही है मेरे को, वानिया की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। जहाँ से वानिया खड़ी हो रही है लोग वानिया को देखते हैं, ये वानिया हमारी बात सुनेगी। अब वानिया बोल रही है मेरी तो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, जो मर्जी हुई। तो वानिया वोट मिल रहे वानिया को, जीत कांग्रेस की है। ठीक है, ये चीज़ चल रही थी। तो ग्रैंड व्यू मिला, इसको ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी बोला गया। The other parties primarily attempted to influence this faction and thereby indirectly influence policy and decision making from the margins। तो जो लोग इन्फ्लुएंस कर पाते थे, जैसे बाहर से डेलिसा आ गई, डेलिसा ने दीपिका और दिशा को इन्फ्लुएंस कर लिया, तो ये दो छोड़ के चले गए। बट उससे कोई लेना देना नहीं था, कांग्रेस से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो मार्जिन था, बिल्कुल छोटा सा, चिन्ना सा। एंड दे वर फार रिमूव फ्रॉम द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। दे वर नॉट ऑल्टरनेटिव्स टू द रूलिंग पार्टी। Instead they constantly pressurized and criticized and censured and influenced the Congress। तो ये लोग जो बाहर निकल जाते थे, ये लोग जो है प्रेशर करते थे, जो है जैसे ऑपोजिशन काम करती है ना, नाम निकालना, बातें बनाना, ये सब चीज़ें करा करती थी। एंड द सिस्टम ऑफ द फैक्शन फंक्शन एज द बैलेंस मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी। अब जब फैक्शन था तो वो बैलेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम किया जाता था। जैसे वानिया है, वानिया क्योंकि पार्टी के अंदर है, वानिया बोल रही है ऐसा करो, मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो। अब वो दोनों अलग अलग चल रहे हैं। अब हमें बैलेंस करना है, तो मुझे वान्या की बात माननी पड़ेगी, वान्या को मुझे, और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे देखने को मिला। सो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस। इन दैट सेंस द फर्स्ट डेकेड ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन द कांग्रेस एक्टेड बोथ एज द रूलिंग पार्टी। तो शुरू में कांग्रेस जो है रूलिंग पार्टी भी बना, अपोजिशन पार्टी भी बना, क्योंकि और कोई पार्टी नहीं थी जी। दैट इज वाई, इसको अंडरलाइन कर लेना, दैट इज वाई ये जो पीरियड था इंडियन पॉलिटिक्स का, इसको डिस्क्राइब किया गया कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस सिस्टम के नाम से ये जाना है। ये इन्होंने जो है इन्होंने बताया। तो ये था टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। डिटेल्ड है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ोगे तो भी क्लियर होगा। पैरेलली वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ये 4 मार्कर अलग से ही आता है। 4 मार्कर टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन 4 मार्कर अलग से, वैसे बहुत कम आया हुआ है, वरना यूजली पहले से ही जो है चला आ रहा होता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, मतलब जो नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस वाला है। ठीक है जी, तो थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड हो गई, कोई बात नहीं। तो आज हम फिलहाल इतना ही करेंगे। उसके बॉक्सेस बचे हुए हैं, वो हम लोग बाद में करते हैं, क्योंकि लास्ट वाला टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉक्सेस सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिलहाल के लिए आज मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। आप पढ़ लेना, मुझे ना एक कॉल आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं दोबारा नहीं आपसे पूछ रहा कि क्या डाउट है, हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर। आप इसको पढ़ लीजिए। बाय बाय बाय, ठीक है, Bye, sir. Yes, sir. थैंक यू, बाय बाय। Bye.